हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बारे में इन डिटेल्स बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, इस नाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, राइट, एंड लाइसिस मीन्स शुगर, सॉरी, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, राइट, और किसी चीज़ को तोड़ना, राइट। ग्लाइकोलाइसिस में इन जनरल क्या हो रहा है? इन जनरल शुगर को तोड़ा जा रहा है, राइट। ग्लाइकोलाइसिस, ये जो वर्ड है ये आया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकिस, जिसका मीनिंग है स्वीट, एंड लाइसिस मीनिंग स्प्लिटिंग। ओके, स्वीट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ये तो स्वीट इन टेस्ट होता है। इन पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से दैट ग्लाइकोलाइसिस मीनिंग इज द स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, राइट। इसको और एक नाम से भी हम पुकारते हैं, दैट इज एमडेन मेयरॉफ पाथवे। इज ए प्रोसेस जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, एंड जिससे हमें मिलता है 2 मोल ऑफ पाइरूवेट, एंड अलॉन्ग विद दैट ATP, दैट इज द मेन थिंग। ओके, दैट इज द जनरल आइडिया ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ए ग्लाइकोलाइसिस is a unique step for both aerobic and anaerobic organisms. मतलब no matter whether the organism can live in presence of oxygen or absence of oxygen, it can do glycolysis. Although aerobic के केस में the amount of ATP that is produced is much higher as compared to the amount of ATP that is produced in case of anaerobic organism. Okay, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोसॉल पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। इस 10 स्टेप्स को टोटल 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ को समझने के लिए, मान लो अगर तुम्हें कोई भी काम करना है तो तुम्हें पहले उस काम के लिए जो नेसेसरी प्रिपरेशन है उसको तुमको लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही उस पर्टिकुलर काम से तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा वो आएगा, राइट। सिमिलरली ग्लाइकोलाइसिस में पहला जो 5 स्टेप है, वो 5 स्टेप में प्रिपरेशन होता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पर सेल ATP को इन्वेस्ट करेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ समथिंग that will ultimately degraded and give ATP again, and obviously in a higher amount in the next 5 step. Okay, पहला 5 स्टेप में प्रिपरेटरी फेज बोल रहे हैं, एंड नेक्स्ट 5 स्टेप जहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे पे ऑफ फेज। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होगा एंड हमें अल्टीमेटली पाइरूवेट मिलेगा। पहला जो सबस्ट्रेट से पूरा कहानी शुरू होगा वो होगा ग्लूकोज, राइट। नाउ ग्लूकोज का पहला क्या होगा? ये जो 6 नंबर पोजीशन में OH देख रहे हो, यहाँ से H हट जाएगा एंड P आएगा। ओके, एंड ऐसे करके हेक्सोकाइनेस की मदद से इन प्रेजेंस ऑफ ATP अलॉन्ग विद दैट Mg2+ और Mn2+ के प्रेजेंस में हमें मिलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दिखा रहा हूँ। दैट इज़ द थिंग। ओके, नाउ अब बात आता है कि क्यों ऐसा हुआ, मतलब पहला स्टेप का करने का रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि ये जो फॉस्फेट यहाँ पर आया है, ये फॉस्फेट विल प्रोवाइड ए नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड एज अ रिजल्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रैप्स इनसाइड द सेल। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप और सेल से निकल नहीं सकता। ओके, मतलब वो सेल के अंदर ट्रैप हो चुका है। दैट इज़ द आइडिया ऑफ आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप का मेन गोल क्या है? टू ट्रैप द ग्लूकोज इनसाइड द सेल, राइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, जो ग्लूकोज अंदर आया है वो बाहर भी जा सकता है। सेल को इस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। नाउ हेक्सोकाइनेस इस स्टेप को करने के लिए एक अकेला लौता एंजाइम नहीं है, इसका एक आइसो एंजाइम है। आइसो एंजाइम को आप
जिगरा भाई की तरह समझ सकते हो। सो हेक्सोकाइनेस का जो आइसो एंजाइम है और जिगरा भाई है उसको हम बोलेंगे ग्लूकोकाइनेस। ओके, ग्लूकोकाइनेस और इसका और एक नाम है जो है हेक्सोकाइनेस डी। ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये मौजूद होता है इन द लिवर सेल एंड द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास। ओके, एंड ग्लूकोकाइनेस का Vmax एन के एम हमारा जो हेक्सोकाइनेस है उससे कहीं ज़्यादा है। ओके, so that is the idea of the first step of glycolysis where glucose is converted into glucose 6-phosphate. Why? To prevent the exit of glucose molecule from the cell, right? Now let's move to the next step. So now in the next step में क्या हो रहा है, एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है जिसकी मदद से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेशल पॉइंट्स नहीं है जो पहले वाले स्टेप में था, सो खैर छोड़ो। नाउ द थर्ड स्टेप में क्या होगा कि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। ओके, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस का तुम्हारा एडोस्टेरिक रेगुलेशन होता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंत वाले पोर्शन में। ए वाला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस जो पहला वाला एंजाइम था, एंड पाइरुवेट, ये तीनों का एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है एंड इस तीनों के रेगुलेशन के माध्यम से ही ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट किया जाता है। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एटीपी के हेल्प से क्या करेगा, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट तैयार करेगा बाई पुटिंग ए फॉस्फेट ग्रुप इन द कार्बन नंबर 1, राइट, एंड Mg2+ भी रहेगा यहाँ पर। ओके, नाउ हमें मिला फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ओके, नाउ इस फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का स्प्लिटिंग होगा एंड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेस in presence of Zn2+. One is glyceraldehyde 3-phosphate, another one is dihydroxyacetone phosphate. Okay, this is the step number 4. And in step number 5 में क्या होगा, there is a isomerization reaction in between glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate, and this thing is known as triose phosphate isomerase. Okay, so that's the idea. Now इतना तक था हमारा प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पर सेल ने खुद को प्रिपेयर किया फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। ओके, अब सेल ने जो कर्म किया है उसका फल भी सेल को भुगतना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं कर्म क्या है, मतलब उसका कर्म का फल क्या है। सो क्या होगा कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ना, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। कैसे होगा ये देखते हैं। सो यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ 2 NAD+ एंड जो आखिर में कन्वर्ट होगा 2 NADH में, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के हेल्प से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। नाउ यहाँ पर एक बात है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्यों हमने लिखा, क्योंकि एक बार तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट खुद ही आएगा और एक बार डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट जो है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेस के मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पे कन्वर्ट होगा एंड वो खुद फिर से आएगा। ओके, दैट इज द थिंग व्हाई वी हैव मेंशन्ड हियर 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, नाउ इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये NAD+ के साथ रिएक्शन के कारण COOH में कन्वर्ट होगा एंड दिस COOH में एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, एंड जिसके कारण हमें मिलेगा C+OP, दैट इज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एंड यहाँ पर एक इनहिबिटर भी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आयोडोएसिटेट। आयोडोएसिटेट का काम क्या है, आयोडोएसिटेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस का एक्टिव साइट के साथ रिएक्ट करता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस के एक्टिव साइट में एक सिस्टीन रेसिड्यू मौजूद होता है। उस सिस्टीन रेसिड्यू में जो SH ग्रुप है उसके साथ आयोडोएसिटेट कोवैलेंटली रिएक्ट करता है एंड इसको कोवैलेंटली मॉडिफाई करता है। एंड आप समझ सकते हैं कि अगर एक्टिव साइट में कुछ खराबी आ जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, it will no longer promote any kind of reaction, right? So iodoacetate
that is how act as a potent inhibitor of this step. Okay, now 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से क्या होगा? अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से ए वाला जो फॉस्फेट है, मतलब एक नंबर में जो फॉस्फेट है वो निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसको बोला जाता है? जब कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड से फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी छीन लेता है एंड खुद एटीपी पे कन्वर्ट हो जाता है, एंड वो जो हाई एनर्जी कंपाउंड था उसका डिफॉस्फोराइलेशन करता है. हम लोग सच काइंड ऑफ स्टेप को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. ओके, सो यहाँ पर तो वही हुआ कि सी डबल बॉन्ड ओ पी से पी को एडीपी ने छीन लिया एंड खुद एटीपी पे कन्वर्ट हो गया एंड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को बना दिया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, राइट. एंड यहाँ पर जो एंजाइम ने काम किया उसको हम बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, एंड इट इज़ ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. नाउ आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट. रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट का काम क्या है? सो आप लोग जब एलोस्टेरिक एंजाइम का काइनेटिक्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर और नेगेटिवली रेगुलेटर है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. ओके, उसका सिंथेसिस भी ज़रूरी है टू control the hemoglobin's affinity for oxygen. Okay, so that is why Rapoport Lewbering shunt का यूज़ होता है. ओके, एंड ये रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट क्या करता है? ये रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट, इसका पहले वाला जो स्टेप हमने देखा जहाँ पर 1,3 बीपीजी से हमें 3 पीजी मिल रहा था, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिल रहा था, उस स्टेप को ये स्किप करता है. ओके, सो दैट्स द थिंग. नाउ अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसका फॉस्फेट ग्रुप जो 3 नंबर पोजीशन पे है, उस 3 नंबर पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप 2 नंबर पोजीशन पे आ जाएगा एंड हमें मिलेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस एंजाइम. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फेट है ना वो इतना ज़्यादा हाई एनर्जी फॉस्फेट नहीं है, दैट इज़ वाई सेल कुछ रीअरेंजमेंट करता है. ओके, नाउ इस फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? ए जो OH है ए निकल जाएगा एंड ए जो H है निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनोलेस. ओके, यहाँ पर Mg2+ और Mn2+ का भी हेल्प मिलता है एनोलेस को, एंड दिस स्टेप कैन बी इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड. ओके, सो 2 इनहिबिटर के बारे में हमने अभी तक जाना. वन इज़ आयोडोएसिटेट जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बीपीजी का कन्वर्शन को रोक रहा था, एंड दिस वन इज़ फ्लोराइड, राइट, जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का कन्वर्शन को रोक रहा है. ओके, नाउ जो 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हमें मिलेगा आफ्टर दिस रिएक्शन, यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है ये हाई एनर्जी फॉस्फेट है. ओके, उसके बाद और एक अंतिम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा जहाँ पर एडीपी फिर से इस फॉस्फेट को छीन लेगा एंड हमें मिलेगा पाइरुवेट with the help of pyruvate kinase enzyme in presence of K+ and Mg2+ or Mn2+. Okay, so that is the thing of glycolysis. Okay, हमें pyruvate मिल गया, right? So now प्रिपरेटरी फेज में आपको याद होगा हेक्सोकाइनेज स्टेप जो था उसमें एक एटीपी का खर्चा हुआ था, एंड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 वाला जो स्टेप था वहाँ पर भी एक एटीपी का खर्चा हुआ था, राइट, जहाँ पर हमने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया था, राइट. नाउ पे ऑफ स्पेस में क्या होगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब हमें 1,3 बीपीजी मिला वहाँ पर 2 NADH हुआ था, राइट. नाउ 2 NADH का ऑक्सीडेशन से हमें टोटल 5 एटीपी मिलता है. ओके, अलॉन्ग विद दैट हमारा 1,3 बीपीजी से जो 3 बीपीजी वाला रिएक्शन था वहाँ पर भी 2 एटीपी हमने तैयार किए, एंड लास्ट स्टेप जो था जहाँ पर 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से हमें पाइरुवेट मिला वहाँ पर भी हमने 2 एटीपी पाए. सो टोटल हमने गेन किया कितना? 9, और खर्चा कितना हुआ था? 2, तो नेट गेन कितना हुआ? 7 एटीपी, राइट. दिस इज व्हेन oxygen is present, and in oxygen absence there is only net gain of 2 ATP. Okay, so that's the thing. So now अब
ग्लाइकोलाइसिस का एलोस्टेरिक रेगुलेशन। सो ये चीज़ होता है विद द हेल्प ऑफ 3 एंजाइम, हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोरुक्टोकाइनेस, पाइरुवेट काइनेस। इस 3 चीज़ को ही मेनली रेगुलेट किया जाता है। सो इस चीज़ को याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखना, कोई भी एंजाइम का रेगुलेशन रोकने के लिए वो एंजाइम का जो प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सो देन दैट पर्टिकुलर एंजाइम विल नॉट वर्क। सो हेक्सोकाइनेस के केस में जो प्रोडक्ट था वो क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, सो हेक्सोकाइनेस कैन नॉट वर्क। ओके, सिमिलरली फॉस्फोरुक्टोकाइनेस 1 के लिए फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट and AMP act as a activator and citrate and AMP act as a inhibitor. Now पाइरुवेट काइनेस के केस में एक्टिवेटर का काम करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड AMP, एंड इनहिबिटर का काम करता है एसिटाइल कोए एंड ATP। सो हेक्सोकाइनेस के केस में एक ही इनहिबिटर है जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फोरुक्टोकाइनेस 1 के केस में फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड AMP, and in case of inhibitor citrate and ATP। पाइरुवेट के काइनेस के केस में कौन, पाइरुवेट काइनेस के केस में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट and AMP and inhibitor acetyl CoA ATP। So that is the thing of our allosteric regulation of glycolysis। So ये था आज का वीडियो। So thank you for listening to this class।